हेलो। स्वागत है आज की इस क्लास में। तो आज हम शुरू करने वाले हैं जहां हमने पिछली क्लास में समाप्त किया था उससे आगे करेंगे आज। तो सबसे पहले हम बात करते हैं एग्रीकल्चरल प्रोटेक्शन, कृषि को संरक्षण, इसके बारे में बात करते हैं। तो ये होता क्या है, किसी देश की सरकार द्वारा कृषि वस्तुओं के आयात पर तटकर अथवा प्रतिबंध रोपित करके देश के कृषकों की आय में वृद्धि करने की नीति। तो ये क्या है, कृषि वस्तुओं पर तटकर अथवा प्रतिबंध रोपित करके देश के कृषकों की आय में वृद्धि करने की नीति है, वो कृषि को संरक्षण है। प्राय इस नीति का उद्देश्य है कुल आय तथा रोजगार में विद्यमान कृषि के योगदान को कम करना होता है, क्योंकि विकसित देशों में कृषि को संरक्षण देने की नीति व्यापक रूप से विद्यमान है। विकासशील देशों को इससे काफ़ी नुकसान हो रहा है। अगर नेक्स्ट है हमारा कृषि हेतु प्रदत्त सहायता विधियाँ, तो ये कौन कौन सी है। विश्व व्यापार संगठन WTO 1 जनवरी 1995 के समय सभी देशों में कृषकों को दी जाने वाली सहायता के उपायों को 3 श्रेणी में विभाजित किया गया था। तो वो 3 श्रेणी कौन सी है, तो नंबर 1 है ग्रीन बॉक्स, एम्बर बॉक्स और ब्लू बॉक्स। तो स्वीकार्य विधियाँ ग्रीन बॉक्स के अंदर कृषकों के लाभ हेतु प्रयुक्त ऐसी विधियाँ जिनके द्वारा उत्पादकता या दक्षता बढ़ाने का उद्देश्य निहित है, जैसे अनुसंधान व शोध, प्रशिक्षण, मंडियों का विकास, विपणन सुधार आदि। उनके विषय में विश्व व्यापार संगठन WTO के सदस्य देशों की नीतियाँ यथावत रह सकेंगी। उसके बाद में आते हैं एम्बर बॉक्स, मध्यम मार्ग विधियाँ। कृषकों की सहायता हेतु कुछ देशों में उपज के लिए समर्थन कीमतें घोषित की जाती है। विकसित देश प्राय काफ़ी ऊंचे स्तर पर समर्थन कीमतें निर्धारित करते हैं, जो विकासशील तथा पिछड़े देशों के हितों पर एक कुठाराघात है। WTO के सदस्य देशों ने यह सहमति व्यक्त की है कि धीरे धीरे इन समर्थन कीमतों में क्या की जाएगी, कमी की जाएगी। इसके बाद में ब्लू बॉक्स, आपत्तिजनक या वर्जनीय उपाय। प्राय बड़े व विकसित देश अपने कृषकों को अनुदान के रूप में अथवा उत्पादन को कम करवाने हेतु प्रत्यक्ष रूप से भुगतान करते हैं। इस कारण विकासशील देश के कृषक अथवा कृषि उत्पादों के व्यापारी अंतर्राष्ट्रीय बाजार में पिछड़ जाते हैं। WTO के सदस्य देशों में यह सहमति बनी है कि इस प्रकार के प्रत्यक्ष भुगतान को एक निर्दिष्ट अवधि में समाप्त कर दिया जाएगा, ताकि विकासशील देशों को हो रही क्षति को न्यूनतम किया जा सके तथा सभी देश समान धरातल पर आ सके। इसके बाद हमारा नेक्स्ट है एड, यानी कि सहायता। एक देश द्वारा दूसरे देश को दी जाने वाली आर्थिक सहायता क्या कहलाती है, एड कहलाती है। ठीक है। प्राय यह सहायता धनी देशों द्वारा विकासशील देशों के आर्थिक विकास हेतु अथवा राहत, जैसे भूकंप हो गया, अकाल हो गया, बाढ़ के रूप में सहायता दी जाती है। बहुधा सहायता देने वाला देश मुद्रा के रूप में यह सहायता प्रदान करता है, परंतु कभी कभी यह शर्त लगा देता है कि सहायता राशि का उपयोग देने वाले देश से वस्तु आयात करने में ही किया जाएगा। इसे बंध मुक्त सहायता भी कहते हैं, टाइट। तथा बंधहीन सहायता की अपेक्षा इसका वास्तविक मूल्य क्या होता है, कम होता है। इसके बाद हम बात करते हैं इलेक्टिव एफिशिएंसी, दक्षतापूर्ण आवंटन। देखिए, बाजार के निष्पादन का एक पक्ष जिसके अंतर्गत दुर्लभ साधनों का विभिन्न प्रयोगों में इष्टतम आवंटन किया जाता है, यह आवंटन उत्पादन प्रक्रिया में हो सकता है अथवा उपभोग प्रक्रिया में भी संभव है। उपभोक्ता की आय का इष्टतम आवंटन तब माना जाता है जब वस्तुओं की कीमतों का अनुपात सीमांत उपयोगिताओं के अनुपात के समान हो। उत्पादन प्रक्रिया में साधनों का इष्टतम आवंटन तब माना जाएगा जब विभिन्न वस्तुओं के उत्पादन में साधनों की सीमांत उत्पादकता अनुपात साधनों की कीमतों के अनुपात के समान हो। समूची अर्थव्यवस्था में उपलब्ध साधनों का इष्टतम आवंटन तब होगा जबकि वस्तुओं की कीमतें सीमांत उपयोगिता तथा उत्पादन की सीमांत लागतों के अनुपात समान हो। यह शर्त केवल पूर्ण प्रतियोगिता के अंतर्गत पूरी होती है और इसे पेरेटो की इष्टतम शर्त कहा जाता है। इसके बाद हम बात करते हैं आगे ऋण का भुगतान। तो ऋण का भुगतान क्या है, देखिए, किसी परिसंपत्ति को इसके जीवन काल की समाप्ति पर प्रतिस्थापित करने की व्यवस्था ऋण के संदर्भ में भुगतान की राशि, ब्याज की दर तथा अदायगी की अवधि पर निर्भर करेगी। तो ये ऋण की जो राशि है वो भुगतान की राशि पर, ब्याज की दर पर और अदायगी की अवधि पर निर्भर करेगी। परिसंपत्ति के प्रतिस्थापन हेतु अवांछनीय राशि, ब्याज की राशि परिसंपत्ति की अपेक्षित आयु, मुद्रास्फीति की संभावित दर पर निर्भर करेगी। इसके बाद में बात करते हैं वार्षिक भुगतान या वार्षिक अदायगी।
क्या है? एन्युटी, एक मुश्त निवेश को निश्चित अंतराल के साथ समान किस्तों में भुगतान करना। क्या है? वार्षिक भुगतान या वार्षिक अदायगी है। यदि इस निवेश के साथ ब्याज भी जुड़ा हो तो मूलधन तथा ब्याज की अदायगी समान किस्तों में इस प्रकार सुनिश्चित की जाती है कि निर्दिष्ट अवधि के अंत तक समूची राशि की अदायगी हो जाएगी। यही नीति बीमा कंपनी द्वारा भी मृतक व्यक्ति की पत्नी या पति अथवा आश्रितों को पॉलिसी धारक की मृत्यु होने पर लागू की जा सकती है। इसके बाद में हम बात करते हैं गठबंधन या विलय विरोधी नीति। तो यह क्या? संयुक्त राज्य अमेरिका में व्यवसायों के अंतर्गत बड़ी फर्मों द्वारा छोटी छोटी फर्मों पर आधिपत्य करने, जैसे ये साम्राज्यवाद कहलाता है, या क्षैतिज व शीर्ष सम्मिश्रण, ये विलय कहलाता है, के माध्यम से एकाधिकार शक्ति को बढ़ाने, व्यवसाय में अन्यायपूर्ण ढंग से वस्तु बेचने आदि प्रतियोगिता विधियों विरोधी नीतियों का पोषण करने वाली नीतियों पर अंकुश लगाने हेतु कानून बनाए गए हैं। इन सभी का उद्देश्य उपभोक्ता के हितों की रक्षा करना है। ये है गठबंधन या विलय विरोधी नीति। इसके बाद में हम बात करते हैं अपेक्षित मुद्रास्फीति। अपेक्षित मुद्रास्फीति व्यावसायिक इकाइयों, श्रमिक संघों के पदाधिकारियों तथा उपभोक्ताओं द्वारा भविष्य में घटित होने वाली मुद्रास्फीति की दर क्या कहलाती है? अपेक्षित मुद्रास्फीति कहलाती है। इसी के अनुरूप श्रमिक संघ मजदूरी की दरों के बारे में सौदेबाजी करेंगे, व्यावसायिक फर्में कीमतों का निर्धारण करेंगी एवं उपभोक्ता अपनी बचत अथवा उपभोग के विषय में निर्णय करेंगे। इसके बाद हम बात करते हैं राशि पतन विरोधी प्रक्रिया। क्या है राशि पतन विरोधी प्रक्रिया? सरकार को जब राशि पतन संबंधी शिकायतें मिलती हैं तो उनसे निपटने के लिए आयातकर्ता देश इसकी पूरी जांच करते हैं। सरकार इस बात का पूरा विश्लेषण करती है कि राशि पतन के फलस्वरूप देश की अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव होंगे। इसके बाद ही राशि पतन के विरुद्ध आयात कर आरोपित करने जैसी नीति लागू की जाती है। इसके बाद में है एंटी डंपिंग ड्यूटी। घरेलू उद्योगों को अन्य देशों की आक्रामक व्यापार नीति यानी कि राशि पतन या डंपिंग कहलाता है वो से बचाने हेतु आयातित वस्तुओं पर डंपिंग विरोधी कर आरोपित किए जाते हैं। तो ये है राशि पतन। क्या? घरेलू उद्योगों को अन्य देश की आक्रामक व्यापार नीति से बचाने हेतु। इसके बाद हम नेक्स्ट बात करते हैं आगे एंटी मोनोपोली पॉलिसी। एकाधिकार विरोधी अथवा प्रतियोगितावर्धक नीति। तो इसमें क्या है? उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा के लिए सरकार बाजार में एक विक्रेता के वर्चस्व तोड़ने हेतु ऐसी नीतियां बनाती है जिससे निम्न उपाय शामिल हो सके। पहला, बाजार में एक विक्रेता के हिस्से की अधिकतम सीमा 25 से 30% हो निर्धारित की जाए। और कार्टेल अथवा विक्रेताओं के गठबंधन पर प्रतिबंध लगाकर। और तीसरा, विक्रेता की ग्राहकों को परेशान करने जैसे माल बेचने से इनकार करना, मनमानी करना, आपूर्ति करना, भेदभाव करना और अपनी इच्छानुसार कीमत वसूल करना आदि पर प्रतिबंध लगाना। इसके बाद में बात करते हैं व्यवहारिक अर्थशास्त्र। क्या है? अप्लाइड इकोनॉमिक्स। देखो, आर्थिक विश्लेषण को वास्तविक जगत की आर्थिक दशाओं पर लागू करना। आर्थिक विश्लेषण को वास्तविक जगत की आर्थिक दशाओं पर लागू करना। इसके अंतर्गत अर्थशास्त्र के सिद्धांतों का वास्तविक आर्थिक स्थितियों के परीक्षण करते हुए आर्थिक नीतियों का निरूपण करने में सहायता की जाती है। इसके बाद में आता है आकलन। तो आकलन क्या है? किसी भी परियोजना में किए जाने वाले निवेश, किसी भी परियोजना में किए जाने वाले निवेश से क्या सामाजिक तथा आर्थिक लाभ आगामी वर्षों में अपेक्षित है, इसका अनुमान करना। इस प्रकार प्रत्येक परियोजना का सामाजिक तथा आर्थिक आकलन करके यह सुनिश्चित किया जाता है कि परियोजना निवेश करने योग्य है या नहीं। इसी क्रम में पर्यावरणीय आकलन करके यह भी अनुमान किया जाता है कि निर्दिष्ट परियोजना से पर्यावरण पर किस सीमा तक अनुकूल या प्रतिकूल प्रभाव होने की आशंका है। इसके बाद में हम बात करते हैं मूल्य में वृद्धि की। मूल्य में वृद्धि, एप्रिसिएशंस। यदि किसी फर्म के पास विद्यमान भूमि, भवन, परिसंपत्ति की कीमतें बढ़ जाएं, हालांकि इससे अर्थव्यवस्था की सभी परिसंपत्तियों का वास्तविक मूल्य नहीं बढ़ता है। मूल्य में वृद्धि का दूसरा उदाहरण मुद्रा से संबंधित है। यदि डॉलर या स्टर्लिंग पाउंड की तुलना में पूर्वापेक्षा कम रुपए देने पड़े तो यहाँ भारतीय रुपये में मूल्य वृद्धि का एक उदाहरण होगा। तो भारतीय रुपये में ये क्या हो जाएगी? वृद्धि हो जाएगी।
इसके फलस्वरूप देश में आयातों के मूल्य कम होंगे, जबकि निर्यातों के मूल्य डॉलर के रूप में बढ़ जाने से निर्यातों में कमी होगी। मुद्रा के मूल्य में वृद्धि होने से भुगतान शेष का अधिक या कम या नष्ट हो जाता है। इस प्रकार शेयरों के मूल्यों में वृद्धि को उदाहरण प्राय मिल जाते हैं। इसके बाद में हम बात करते हैं अप्रोच पेपर दृष्टिकोण दस्तावेज क्या है। तो आर्थिक नियोजन के अंतर्गत प्राय प्रत्येक योजना के निरूपण से पूर्व सरकार इस बात का आकलन करती है कि विभिन्न क्षेत्रों की विद्यमान स्थिति किस प्रकार की है और इसके साथ ही आगामी योजना काल में देश या प्रदेश के विकास हेतु क्या प्राथमिकताएं होगी तथा उन्हें किस प्रकार की योजना अंतर्गत शामिल किया जाएगा। इसके बाद में बात करते हैं हम कीमतों के अंतर का लाभ उठाना। कीमतों के अंतर का लाभ उठाना, दो या दो से अधिक बाजारों के बीच वस्तुओं, वित्तीय प्रतिभूतियों या विदेशी मुद्राओं के खरीद व बिक्री, जिसका उद्देश्य बाजारों में उद्धृत कीमतों के अंतर का लाभ उठाना होता है। जिस बाजार में कीमत कम है वहाँ प्रतिभूतियाँ या वस्तु को खरीदने तथा उसी समय ऊंची कीमत वाले बाजार में उसे बेचने का सौदा किया जाता है। इसके फलस्वरूप कम कीमत वाले बाजार में मांग बढ़ेगी तथा अधिक कीमत वाले बाजार में कीमत कम होगी और इससे कीमतों का अंतर भी कम होगा। तो वो होता है कीमतों के अंतर का लाभ उठाना। इसके बाद में आता है विवादों को सुलझाने की एक प्रक्रिया, ये देख लेना आप। और जैसे प्राय यह प्रक्रिया भी औद्योगिक विवादों को सुलझाने तो अपनाई जाती है। मालिकों व मजदूरों के अलावा एक निष्पक्ष तीसरा व्यक्ति होता है जिसका निर्णय दोनों पक्षों में मान्य होता है। इसके बाद बात करते हैं मांग या पूर्ति की चापलोच क्या होती है। मांग या पूर्ति की चापलोच, तो कीमत में परिवर्तन होने पर मांग या पूर्ति में होने वाले परिवर्तन का माप। क्या? कीमत में परिवर्तन होने पर मांग या पूर्ति में होने वाला परिवर्तन का माप ही चापलोच है। इसमें कीमत में होने वाला परिवर्तन पर्याप्त होता है। इसका सूत्र निम्न है, ये इसका सूत्र दिया है यहाँ पे P1 और P0 को दिया गया है, ठीक है, प्रारंभिक कीमत और ये बाद की कीमत। इसी प्रकार मात्रा ली गई है, प्रारंभिक मात्रा और ये बाद वाली मात्रा। इसके बाद हम बात करते हैं, यहाँ पे देखिए ई तो मांग की लोच है। यहाँ पर P0 P1 मूल तथा परिवर्तित कीमतें हैं। P0 तो है मूल प्रारंभिक कीमत और P1 है परिवर्तित कीमत। इसी प्रकार Q1 और Q0 मूल मांग है Q0 और Q1 है जो परिवर्तित मांग है। इसी प्रकार प्राय किसी मांग वक्र के दो बिंदुओं के मध्य ही चाप लोच का माप किया जाता है। इसके बाद में बात करते हैं परिसंपत्ति अथवा संपत्ति, एसेट। इसके बारे में बात करें, जिसका स्वामित्व किसी व्यक्ति, परिवार अथवा व्यावसायिक फर्म में निहित होता है। ऐसी संपत्ति को तीन श्रेणी में बांटा जाता है। भौतिक परिसंपत्तियां, भौतिक में क्या आ जाएगा, भूमि, भवन, मशीनें, उपकरण, स्थायी उपभोग की वस्तुएं जैसे कार, फर्नीचर, वॉशिंग मशीन। नंबर 2 वित्तीय परिसंपत्तियां, जैसे वित्तीय परिसंपत्ति में हमारा क्या क्या चीज़ें आ जाएंगी, तो नगद राशि, बैंक निक्षेप या जमाएं, शेयर, ऋण, बॉन्ड आदि। और इसके बाद में आते हैं अभौतिक परिसंपत्तियां, जिसमें क्या आ जाएगा, हमारा ब्रांड नेम आ जाएगा, पेटेंट आ जाएगा, तकनीकी ज्ञान, गुडविल, ख्याति आदि। इसके बाद में बात करते हैं परिसंपत्ति का मूल्य, जिनमें भूमि, भवन, उपभोग की वस्तुओं, शेयरों, ऋण पत्रों आदि की कीमतें शामिल होती हैं। चूँकि परिसंपत्तियों को पुनः बेचा जा सकता है, इसका इनकी वर्तमान कीमतों पर इनकी प्रत्याशित कीमतों का प्रभाव होता है। प्राय किसी परिसंपत्ति की कीमत उसकी उत्पादन लागत पर निर्भर नहीं करती है, फिर भी अत्यंत अल्पकाल में परिसंपत्ति की कीमतों में व्यापक परिवर्तन होता है। इसके बाद में हम बात करते हैं नेक्स्ट, संपत्ति को छीनने वाला। तो ये तो सिंपल सी बातें हैं। एक फर्म जो अन्य फर्म की संपत्ति को बेचने के उद्देश्य से उसको अपने नियंत्रण में लेती है, इसका एक विलक्षण उदाहरण तब दिखाई देता है जब लक्षित फर्म की संपत्तियों का मूल्य उस स्तर से कम होता है जिसे आधिपत्य करने वाली फर्म अपने अधिकार में लेना चाहती है। यदि लक्षित फर्म के चिट्ठे में संपत्तियों का मूल्य कम दर्शाया जाता तो उसके शेयर कीमत भी उसकी क्या रहेगी, कम रहेगी। इसके बाद में बात करते हैं हम विदेशी विनिमय दर निर्धारण में परिसंपत्ति मूल्य सिद्धांत। तो ये क्या, जब परिवर्तनशील विनिमय प्रणाली के अंतर्गत विदेशी विनिमय दर में काफ़ी अधिक उतार चढ़ाव हो रहा हो, तब इस सिद्धांत के द्वारा यह दर्शाया जाता है कि सट्टे के द्वारा भुगतान शेष को ठीक नहीं किया जा सकता। इस सिद्धांत के अनुसार विदेशी विनिमय दर को
परिसंपत्ति की कीमत माना जाता है, जो एक ऐसी सापेक्ष कीमत है जिस पर स्वदेशी तथा विदेशी शेयरधारी किसी देश की मुद्रा प्रतिभूतियों की अन्य वित्तीय परिसंपत्तियों को अपने पास रखना चाहते हैं। इसके बाद में बात करते हैं परिसंपत्ति की अधिकतम संवृद्धि क्या होती है, ग्रोथ। तो इसके बारे में हम बात करते हैं। परंपरागत रूप से एक फर्म का उद्देश्य अधिकतम लाभ प्राप्त करना होता है, परंतु आधुनिक संदर्भ में एक फर्म का प्रबंधक परिसंपत्ति की वृद्धि दर अधिकतम करना चाहता है, उसकी ग्रोथ करना चाहता है। वह जानता है कि इसके माध्यम से उसके पगार तथा भत्तों में भी क्या होगी, वृद्धि संभव होगी। यह एक सर्वविदित तथ्य है कि कंपनी के शेयर में संपत्ति के मूल्य के साथ साथ वृद्धि होती है, परंतु एक स्तर पर शेयर का मूल्य अधिकतम स्तर पर पहुंचकर फिर गिरने लगता है। इसके बाद में बात करते हैं तरल संपत्ति की। मुद्रा सर्वाधिक तरल संपत्ति है क्योंकि उसे तत्काल किसी भी अन्य रूप में परिवर्तित किया जा सकता है। प्रतिभूतियां, बैंक जमाएं, सोना चांदी आदि में भी अत्यधिक तरलता निहित है, परंतु दीर्घकालीन बॉन्ड में तरलता कम होती है। इस प्रकार भूमि, भवन, मशीनों, कार, फर्नीचर तत्काल अन्य परिसंपत्ति में रूपांतरित करना संभव नहीं होने के कारण इन्हें तरलता का अभाव पाया जाता है। इसके बाद हम बात करते हैं भौतिक परिसंपत्तियां। भौतिक परिसंपत्तियां ऐसी परिसंपत्ति जिन्हें स्पर्श करना तथा जिनका माप लेना संभव होता है, तो वो कौन सी संपत्तियां कहलाती है, भौतिक परिसंपत्तियां कहलाती है। इनमें भूमि, भवन, शेयर, मशीनें आदि शामिल होती है। इसके बाद में बात करते हैं पूर्ण प्रतियोगिता। तो एक ऐसा बाजार जिसकी में निम्न विशेषताएं होती हैं। क्रेताओं तथा विक्रेताओं की बहुलता, जिसके कारण एक विक्रेता या क्रेता का कार्य समूचे बाजार की मांग या पूर्ति की तुलना में अत्यंत सूक्ष्म होती है। वस्तुओं में समरूपता पाई जाती है। तो ऐसी जो प्रतियोगिता है वो पूर्ण प्रतियोगिता कहलाती है। तो नेक्स्ट हम आगे की वीडियो में लेके आएंगे। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक ज़रूर करें, कमेंट ज़रूर करें। थैंक यू।